नमस्कार और प्रणाम सभी को। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का एट्यूड जुडिशरी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज हम लेक्चर 4 करेंगे जिसमें हम हिस्ट्री जानेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। पहले नोट्स बना लीजिए इसके, जैसा मैंने कहा है कि आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तो इसके नोट्स कवर कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो हिस्ट्री जानने से पहले हम थोड़ी सी एक ये बात कर लें कि अगर मान लीजिए आपको किसी का सिलेक्शन करना है तो बट नेचुरली आप बेस्ट ही सिलेक्ट करना चाहेंगे। तो बेस्ट सिलेक्शन के लिए आप अपने जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको जितना टफ से टफ करेंगे तभी आपको बेस्ट मिलेगा। तो उसी तरह से जिस तरह से जुडिशरी एग्जाम्स में कंपटीशन बढ़ रहा है, हमें कोई भी तैयारी जो है वो छोड़नी नहीं। PYQs की पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं वही रिपीट होंगे। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकाल दो। अभी 3 लॉज भी नए आए हैं, उसमें से भी नए क्वेश्चन निकल करके आएंगे और हमें पूरी चीज़ें कवर करनी है, कोई चीज़ों को छोड़ना नहीं। तो इसी के लिए हिस्ट्री भी मैंने कवर अप कर दिया है। तो हिस्ट्री देखते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 आया कहाँ से। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इमेनेट यानी निकल करके आया, प्रोड्यूस हुआ कहाँ से, फ्रॉम द इक्विटी कोर्ट्स इन इंग्लैंड। एक क्वेश्चन PYQ में आया था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जिसके ऑप्शन थे इक्विटी, लॉ, बोथ या नन ऑफ द अबव। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा था तो इसलिए उन्होंने इक्विटी क्लिक किया, बट लॉजिकली आप देखें तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड लॉ। सो अपने लॉजिक और एनालिटिकल स्किल को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं। तो कहाँ से इमिनेट हुआ, ये कहाँ से निकल के आया, इक्विटी कोर्ट जो इंग्लैंड में थे। हमारे वैसे भी इंडिया में मैक्सिमम क्या सभी लॉज, लगभग अधिकतर लॉज जो है वो इंग्लैंड से ही आए। रीजन आपको मालूम है, उसके लिए मुझे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो रीजन तो आपको मालूम है, इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने हम पर बहुत सालों तक हमें रूल किया था हम पर। तो उन्हीं के जो छोड़े हुए रूल्स लॉज थे वो यहाँ पे आए। देन इमेनेशन के बाद ये प्रिंसिपल्स जो थे ये किसने बनाए थे, जो चांसलर्स थे इंग्लैंड के। चांसलर पोस्ट होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में, चांसलर, वाइस चांसलर। तो इंग्लैंड के चांसलर्स ने जो प्रिंसिपल बनाए थे उनको किसने बोरो किया, इंडियन कोर्ट्स ने। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। कहां से इमिनेट हुआ, इक्विटी कोर्ट्स इन इंग्लैंड। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, इक्विटी एंड लॉ पे। प्रिंसिपल्स जो चांसलर्स ऑफ इंग्लैंड ने बनाए थे वो इंडियन कोर्ट्स ने बोरो किया। नाउ द फर्टिलाइजेशन ऑफ इंडियन लॉ, जो प्रोडक्शन हुआ इंडियन लॉ का बोरो करने के बाद, बाय कहां से बोरो किया, बाय इक्विटी जूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंग्लैंड। तो ये जो हमने फर्टिलाइजेशन किया था, प्रोडक्शन किया था न्यू लॉ का, ये मिला करके बना SRA 1877। देख रहे हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं 1963 है, यहाँ जो बना शुरुआत में ये 1877 है। हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंडियन कंडीशन, इंडियन सिचुएशन, इंडियन सर्कमस्टेंसेस, जो हिंदुस्तान की, भारत की उस समय की परिस्थितियां थी, उनके अनुकूल नहीं थी, यानी कि वो चीजें प्रतिकूल थी। तो ये कहा गया कि SRA 1877 जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं। किस कॉन्टेक्स्ट को लेकर के, इंडियन कॉन्टेक्स्ट को लेकर के, इंडिया के लिए। ये देखा गया कि उसमें बहुत सारी कमियां और बहुत सारे लूप होल्स, लेक्यूने, डेफिशिएंसीज एंड लेक्यूने वहां मिले। तो अब क्या किया जाए, अब जब डेफिशिएंसीज एंड लेक्यूने थे तो भाई केसेस गवर्न कैसे होते थे, केसेस जब आते थे तो उनको गवर्न कैसे किया जाता था। तो केसेस गवर्न होते थे बाय ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। किन 3 प्रिंसिपल्स पे, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। जस्टिस मतलब न्याय, इक्विटी मतलब समानता, एंड गुड कॉन्शियंस मतलब विवेक, सूझबूझ से। इन 3 प्रिंसिपल्स पे गवर्न होता था। अब ये सब तो नहीं चलेगा ना, कितने दिन आप इन चीजों को, एक स्ट्रॉन्ग लॉ चाहिए था, एक स्ट्रॉन्ग एक्ट चाहिए था, क्योंकि केसेस भी बढ़ रहे थे उस दौरान। तो यहाँ पे नीड जब जनरेट हुई तो लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया। लॉ कमीशन कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहाँ से क्लियर होंगे कि लॉ कमीशन कौन अपॉइंट करता है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसके भी लेक्चर्स अपलोड होंगे।
बट थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं सारी चीज़ें आपके अपलोड करूँगा। जो भी एक्ट, जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं, दे विल बी अपलोडेड विद टाइम। सो लॉ कमीशन अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कब? जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान आ गया था भारत में। रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि एमसीक्यू का क्वेश्चन है। रिकमेंडेशंस जो इस लॉ कमीशन की थी, जिसको अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस समय संविधान आने के बाद, ये एम्बॉडी कहाँ की गई है? एमसीक्यू का क्वेश्चन 9th रिपोर्ट में, ध्यान रखना। क्लियर? ये प्रोसीजर बता रहा है हाउ अ बिल इज पास्ड, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में हम कवर करेंगे आगे। अब जो रिकमेंडेशन थी कमीशन की, जो एम्बॉडीड थी 9th रिपोर्ट में, ये फॉरवर्ड की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कब? 19 जुलाई 1958। अगेन डेट लग रहा है, आ सकता है, मार्क करके रखिए। इसके बाद क्या होता है? किसी भी एक्ट को पास करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस होता है, ये प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, हमारे संविधान में दिया हुआ है। बिल इंट्रोड्यूस कहाँ होता है? पार्लियामेंट में, संसद में। ये बिल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया? 23 दिसंबर 1960। बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इट गॉट लैप्स्ड। अब क्या हुआ? अब एसआरए जो था उसको तो आना ही था, वो तो बोला नहीं मैं आके ही रहूंगा। अब क्या हुआ? ये लैप्स होने के बाद वापस 1962 में, 2 साल के लगभग बाद, 1962 में स्पेसिफिक रिलीफ बिल 1962 इंट्रोड्यूस कराया गया पार्लियामेंट में फिर से, यानी ये वही प्रक्रिया वापस यहाँ दोहराई गई 1962 में। अब क्या हुआ? यहाँ पे उस समय के जो मेंबर्स ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट रहे होंगे, उन्हें लगा कि हाँ वाकई अब इसकी जरूरत है, तो इन्होंने बिल को पास किया। बिल गॉट पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बिल पास होने के बाद नेक्स्ट स्टेप, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर है, पूरा लेट डाउन है कॉन्स्टिट्यूशन में। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर करेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आपकी लिंकिंग भी जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लिंकिंग ऑफ लॉज, लिंकिंग ऑफ एक्ट्स, लिंकिंग ऑफ एक्ट्स विद कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के आंसर लिखने में आपको काम आएंगी। तो बिल पास हुआ दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में। इसने इसके बाद इसको असेंट मिली प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की असेंट मिलना किसी भी बिल को बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्ट बनाने के लिए, उसके बिना बिल बिल ही रह जाएगा, एक्ट नहीं बनेगा। तो एसआरए को यहाँ मिल गया असेंट प्रेसिडेंट का 13 दिसंबर 1963 को, ये असेंट मिला। ये डेट एनफोर्समेंट की नहीं, कंफ्यूज मत होना। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है ना। ये असेंट कब मिली थी भाई? अभी तक के पीवाईक्यूज में तो एनफोर्समेंट पूछ रहे थे, असेंट भी पूछ सकते हैं ना कब मिली है। तो ये याद रखना है 13 दिसंबर 1963। ये डेट और ये डेट याद रखने में, देख रहे हो ना, 13 दिसंबर 23 दिसंबर, ईयर चेंज है। तो इस तरह से अपने भी लॉजिक को यूज करो डेट्स याद रखने के लिए। अब इनको इस बिल को जब असेंट मिली 13 दिसंबर 1963 को, ये फोर्स में आया 1 मार्च 1964, एनफोर्समेंट डेट जो इसकी कहलाई जाती है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और यहाँ के बाद हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एग्जिस्टेंस में आया। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ, छोटा हिस्ट्री था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, जो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अपने ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। शेयर करें नीडीज़ को, जिन्हें ज़रूरत है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब मैं कुछ बातें आपको उन स्टूडेंट्स के लिए करने जा रहा हूँ जिनके मन में हमेशा संशय रहता है, एक डिलेमेटिक सिचुएशन रहती है कि मैं जुडिशरी की तैयारी करूँ या ना करूँ, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यार मुझे एक बात बताओ, जब तक तुम पानी में उतरोगे ना, तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम काबिल हो या नहीं, तैर पाओगे या नहीं? तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर ऊपर वाले में मानते हो तो मान लो, भाग्य और किस्मत में भी अगर मानते हो तो मान लो कि तुम्हारी किस्मत में भगवान ने लिख के भेजा है कि तुम जज बनोगे। अब तुम लॉ तो कर रहे हो, लेकिन चीज़ों से डर रहे हो कि मुझे याद नहीं होगा, इतना सब पढ़ना पड़ेगा, इतने एक्ट्स हैं, इतने सेक्शंस हैं। अरे जो बने हैं उनके पास भगवान ने 2-3 दिमाग दे के भेजा था, भेजा तो एक ही दिमाग है साथ में, बराबर। तो आप इसके लिए खुद को मोटिवेट करो। भगवान ने लिखा होगा किस्मत में और कोशिश ही नहीं करोगे तो कहाँ से बनोगे?
यहाँ पे आपको सही से तैयारी करनी है जनाब, और दम लगा के देखो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगे, बट जो तुम इस तैयारी के दौरान ज्ञान हासिल करोगे, जो तुम नॉलेज एक्वायर करोगे, जो तुम्हारा स्टेमिना बिल्डअप होगा, जो तुम्हारा स्टडी को लेकर के परसेप्शन होगा, वो तुम्हें किसी और प्रोफेशन में काम आ जाएगा। चाहे आगे जाके तुम एडवोकेसी कर रहे हो, चाहे आगे जाके तुम कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, चाहे तुम आर्बिट्रेटर बन रहे हो, तो ज्ञान तो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये तो सीधी सी बात है। तो इसलिए अगर मन में 1% भी लग रहा है ना कि मुझे जज बनना है, मुझे मेरे माँ बाप का, मेरे दादा दादी का, मेरे नाना नानी का, या मेरे किसी अपने का सपना पूरा करना है, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम्हें अपना खुद का सपना पूरा करना है, तो जरूर तैयारी में लग जाओ। मेरा तुमसे यही निवेदन। तो मेरी माँ एक चीज हमेशा कहती हैं कि दो चीज साथ में चलती है, तकदीर और तदबीर। तकदीर यानी तुम्हारी डेस्टिनी, और तदबीर यानी तुम्हारे एक्ट्स। अगर तुम्हारे सामने, ये बहुत प्रचलित एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं लगेगा मैं कॉपी कर रहा हूँ, बट अगर तुम्हारे सामने भरी थाली रखी है, तो बिना खाए क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? तो इसलिए अगर मन में दृढ़ संकल्प लेना है, तो आज ही लो, और आज ही से जज की तैयारी शुरू करो, जुडिशरी एग्जाम की तैयारी शुरू करो। इस चीज को करने के लिए तुम्हें किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि कोई आसमान से आएगा और आपको मोटिवेट करेगा, फिर आप मोटिवेट होंगे, फिर आप करने जाएंगे। खुद को मोटिवेट करो। सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कोई भी मोटिवेशन और नहीं होता है, ये याद रखो। तो खुद से दृढ़ संकल्प लो, खुद से प्रॉमिस करो, खुद से वादा करो, और आज से ही जज की तैयारी, जुडिशरी एग्जाम की तैयारी शुरू करो। नहीं होगा वो बात की बात है, शुरू करना, मेहनत करना, कर्म करना जो है वो तुम्हारा काम है। भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल में भगवान ने तुम्हारे लिए अगर जज बनना लिखा है और तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे बनोगे? Thanks for watching the video. Do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you once again.